7th क्लियर? सेवंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 9th। 9th में देखिए क्या है। Which has the maximum osmotic pressure? osmotic pressure के साथ पाई इक्वल टू IC/RT है ना। तो RT तो सेम है, तुम्हें I और C पे ध्यान देना है कि क्या होगा। तो पहले का यूरिया सॉल्यूशन I का वैल्यू 1, दूसरे का भी I का वैल्यू 1, और थर्ड में तुम्हें कंसंट्रेशन बताना है। थोड़ा कंसंट्रेशन बताओ, 1 मिनट रुको मैं आता हूँ। ओके, तो थर्ड का कंसंट्रेशन है, यही चाहिए ना। कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर? हाँ 9। मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले का कंसंट्रेशन तो 1 ही है। यूरिया ब्रेक भी नहीं होगा, ग्लूकोज भी ब्रेक नहीं होगा, उसका भी कंसंट्रेशन 1 ही है। मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज लोगे तो 100 ml 1 मोलर यूरिया 300 मोलरिटी तो फिर सेम ही रह जाएगी ना, दोनों 1 मोलर है। M1V1 प्लस M2V2 कर दो तो भी उतना ही आएगा। कैसे आएगा? 1 मोलर कंसेंट्रेशन का कितना भी वॉल्यूम आपस मिक्स करो वही आएगा। अच्छा क्लियर हो गया। हाँ वो M1V1 M मिक्सचर क्या था, M1V1 प्लस M2V2 बाई V टोटल, यही था ना। 100 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, इट विल बी 400। ये ऐसे ही जाएगा ना। ये भी 400 इंटू 1 बाई 400, वापस तो 1 ही आ गया ना। ओके, तो सबका सेम आ गया था, सेम आएगा तो आंसर लास्ट हो जाएगा ना। तो 7th हो गया, 9th हो गया, इसके बाद के लिस्ट में है तुम्हारा 7 9 के बाद 10 10 और 11। 10 में जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड दिया हुआ है, कितना प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, और नंबर ऑफ ग्लूकोज पर लीटर, मतलब मोलैरिटी चाहिए। तो पी इक्वल टू एनआरटी लगाना है तुम्हें, मतलब पी इक्वल टू सीआरटी कैलकुलेट करना है। तो इससे आएगा प्रेशर कितना रखोगे 7.4, सी का वैल्यू चाहिए तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300। इससे तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, नहीं आया या ऐसा करने में प्रॉब्लम आया तुम्हें ना। सी चाहिए 0.0821 है, और ये दो का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। ये 7.4 ATM था ना, टेम्परेचर भी कुछ तो था, कितना था
300 300 केल्विन। सी के वैल्यू इधर से आ जाएगा ना, जो भी आ जाए मोल पर लीटर। हाँ, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? यस यश, वॉइस नहीं सुनाई दे रहा? अब ये सब गड़बड़ मेरे साइड से नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ, आवाज आ रही है, सबको आ रही है। हाँ, वो सब गड़बड़ नहीं आ सकती। 5G नेटवर्क में अब ये सब प्रॉब्लम सब चला गया नेट का। पाई इक्वल टू CRT ठीक है ना? अभी कितना होगा? तो सी आ जाएगा। 10th क्लियर है? इसमें डाउट क्या आया था? ओके, नेक्स्ट। एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं डायरेक्ट। 10 हो गया, 11 कर लो। 11 भी डाउट में है तुम लोग का। बेरियम CN-7, बेरियम साइनाइड CO2 प्लस फॉर्म एन आयनिक कॉम्प्लेक्स with Van't factor. बेरियम आयन साइनाइड एंड आयनिक कॉम्प्लेक्स BaCO-CN समथिंग होगा। 75% ionized in water with Van't factor is equal to 4। 11 थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचो। बेरियम साइनाइड एंड CO2 फॉर्म्स आयनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 75% ionized with the Van't factor I is equal to 4। ऐसे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, कॉपी पेन पे करता हूँ। बेरियम हो जाएगा तो Ba2+ है। COCN का कुछ फॉर्म होगा, COCN कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा है ना, COCNX इस तरह से आएगा। सेवेंटी 5% आयोनाइज 1+। वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है कितना? 4। I इक्वल टू 1+n-1 अल्फा। 1+n-1, n का वैल्यू तो इधर से आ जाएगा, वो कितना होगा? 3 बाई 0.75 इक्वल टू n-1। n का वैल्यू यहाँ से आएगा 4+1, n का वैल्यू 5 आएगा। मतलब ये 5 पार्ट में ब्रेक होगा, तो Ba होगा 2+ और 1 मोल 5 मोल जाए तो COCN का पावर 4 आना चाहिए। इसका मतलब इसका पावर n का वैल्यू तो 5 आ गया। ओके, देखो कैसे अवेलेबल में, देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है? BaCO-CN कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। Ba2+ होता है, CO पे भी चार शायद +2 दिया है, -1 दिया है। ये सब नहीं पता कि ये कितना हो गया, बट वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है? I इक्वल टू 1+n-1 अल्फा। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना दिया? 4 दिया था। 1+ ये 1 मोल कितने मोल में ब्रेक हो रहा है वो बताना है। अल्फा 0.75 है, ये कितना हो गया? n-1 इक्वल टू 3 बाई 0.75। n का वैल्यू 5 आएगा, मतलब 1 मोल 5 मोल में ब्रेक होने वाला है, तो इसका 5 मोल का ब्रेकिंग हम लोग का लेना है। तो x का वैल्यू वहां पे कितना लोगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए? CO पे 2+ चार्ज था ना, तो अब बस यहाँ से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। CO2+ 3+ था, नहीं CO2+ था, तो CO2+ के अंदर ये कितना लेंगे क्या आएगा?
1 मोल 5 मोल में ब्रेक करना है तो n का वैल्यू 5 आना चाहिए ना, 1 मोल 5 मोल में ब्रेक होना चाहिए। तो 5 मोल में ब्रेक होना चाहिए तो फॉर्मूला वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है कि BA2CO CN X3 ऐसा कुछ, ये 5 होना चाहिए, या ये 3, ये 2, ये 1:1 नहीं है। ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ना वहां पे, 1 मोल 5 मोल में ब्रेक हो रहा है ऐसा है, इसलिए ज्यादा सोचना पड़ेगा। 24 ऑल्सो देखते हैं इसको। यहाँ n मोल तो 5 मोल ब्रेक हो गया, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बता पाएंगे? डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा सोचो। सोचना सच है, किसी ने किया है ये क्वेश्चन? n=5 तो आ गया, n ही फाइंड करना है क्या? हाँ क्योंकि ओके, n फाइंड करना था तब तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना डिफिकल्ट है। देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO2 प्लस, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। आंसर इसका कितना है? आंसर से चेक करते हैं वापस। फाइव दिया हुआ आंसर है ना, मुझे 5 है आंसर। n इस कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, CN में जो a है ना, CN कितना है वो बताना है तुम्हें। हाँ, BA2+CO2+ +4 चार्ज है, CN 4 हो जाता तो हो जाता। जैसे एक फॉर्मूला जब बैलेंस करोगे तो तुम्हें चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, चार्ज कैसे बैलेंस होगा? BaCO CN4, चार्ज तो ऐसे ही बैलेंस होगा, +2+2, और ये -1। अरे तो इसी से मालूम होगा, एक ही फॉर्मूला ही फिजिबल है ये। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला केवल यही फिजिबल है, CN4 और ये दोनों, ये +2+2 हो गया तब होगा। या CO2CN8 भी जा सकता था, ये भी हो सकता था कि CO2CN8 चला जाए। ठीक है, वो मुझे लगता है कि n=5 नंबर ऑफ पार्टिकल से पूछना चाहता होगा कि 1 मोल कितने मोल में आ रहा है, उसी का आंसर बता सकते हैं। इसको और कुछ समझ में आता है तो मैं बताता हूँ, बट मुझे लगता है केवल यही n=5 पूछ रहा था। ये डाउट सही था तुम्हारा, कुछ प्रॉब्लमेटिक है ये। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर CO का पूछा था, CN का x जो आया वो कितना आएगा? हाँ सही, अनुज अनुज ने सही बनाया, ये हो सकता है। BA3COCN5 ट्वाइस, करेक्ट। अब इससे फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना था, तुमने जो बनाया BA3CO CN5 ट्वाइस, तो n का वैल्यू 5 हो भी गया, चार्ज बैलेंस है क्या? ये हो गया +6, ये -6 होना चाहिए। यही एक फॉर्मूला डिराइव करना है, +2 माइनस। हाँ करेक्ट है ये, एग्जैक्टली करेक्ट।
राइट, ये जो हम लोग डिराइव कर रहे थे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से सोचना था। हाँ गुड अनुज, सही सोचा है तुमने एकदम। ये रहेगा, एन का वैल्यू 5 था, मतलब 1 मोल से 5 मोल आना चाहिए था, राइट। और सी एन का ये कोऑर्डिनेशन एक्स क्या रखें क्यों होगा, मतलब यही बताना था कि यहाँ पे ए है और ये बी है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ये ए कितना होगा बी कितना होगा। तो इसने जो बताया अनुज ने, ये 3 और 2 करने पे आंसर आ रहा है, सही में आ रहा है। ए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच गया, 5 करके हो जा रहा है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों तो सब क्वेश्चन इधर ही हो जाएगा। क्लियर हो गया अभी। गुड, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में कौन सा है, लिस्ट में है एक और। 10th 11th के बाद आ जाओ तो 15। A vessel has nitrogen gas and water vapors in equilibrium with the liquid water at total pressure of 1 atm. The partial pressure of water was 0.3, reduced to 1/3 the original volume at the same temperature. Total pressure of the system is, ये मैंने क्लास में कराया था बट गैस लॉ में कराया था, यहाँ पे नहीं। सेम क्वेश्चन, 1 atm है और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 0.3 atm। 0.7 atm किसका होगा, N2 का होगा। अब जब कंप्रेस करोगे तो वाटर का वेपर प्रेशर 0.3 है तो 0.3 ही रहेगा। कंप्रेस करने से 1/3 करोगे तो 0.9 पे नहीं चला जाएगा, वो वापस 0.3 पे आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और वो 0.7 का ट्रिपल 2.1 हो जाएगा। हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट उसके लिए क्या नाम है, गैस लॉ में पूछते हैं मेनली। देखो 15 ना, जैसे इधर से लो, यहाँ पे ले लो, लिक्विड था ये, है ना। यहाँ पिस्टन डाल दें, वहां H2O वेपर है, ये तो इक्विलिब्रियम में, इसका प्रेशर कितना दिया था 0.3, तो 0.7 atm पे N2 गैस है। और यहाँ प्रेशर को पी था, तो यहाँ प्रेशर को 3p कर दो, तो वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कुछ वाटर वेपर का भी प्रेशर कितना आएगा, 0.9 भी आएगा, बट वो वापस कंडेंस होके फिर से 0.3 पे आ जाएगा, कुछ कंडेंस हो जाएगा इधर, 0.3 पे बच जाएगा, और ये अपना ट्रिपल 2.1 एटीएम पे जाएगा। क्यों, वॉल्यूम 1/3 करोगे, v से v/3 कर दिया, तो बॉयल्स लॉ से क्या होगा, प्रेशर ट्रिपल होगा, तो दोनों का प्रेशर ट्रिपल होगा। 0.7 का ट्रिपल क्या होगा, 0.2.1, N2 का प्रेशर 0.2.1 आ गया, और इसका भी प्रेशर ट्रिपल होकर 0.9 हो गया, बट वो सस्टेन नहीं करेगा, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर, तो वो वापस कंडेंस होकर फिर से 0.3 पे आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर कितना बच गया, ये ट्रिपल आ गया, वो 0.3 ही मेंटेन रहेगा, मतलब ये 2.4 एटीएम पे आएगा। मतलब वॉल्यूम को तुम 1/4 कर दोगे तो ये भी 0.3 का 4 टाइम, 1.2 पहले आएगा, बट धीरे धीरे कंडेंस करके वापस 0.3 पे आ जाएगा। इसको कितना भी प्रेशर डाल दो, ये प्रेशर 0.3 रहेगा वाटर पेपर का। हाँ, ये बढ़ जाएगा, यदि 4 टाइम किया था 0.7 का 4 टाइम 2.8 आ जाता। यदि V2, क्वेश्चन को V/4 कर देते हैं, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर हो जाता है वो 0.7 से बढ़ के 2.8 पे चला जाता है, बट वाटर फिक्स रहेगा 0.3 पे ही, तो ये 3.1 होता तब आंसर, यदि V2 V/4 रहता तो। बट अभी क्या है, V2 V/3, वॉल्यूम को 1/3 किया गया, तो प्रेशर नाइट्रोजन का ट्रिपल है इसका भाई। क्लियर 15, यस और नो। क्लियर, ओके। हाँ, ये अपन डाउट है।
फिक्स क्यों रहता? वो वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर। क्या था ना, वेपर प्रेशर का एक टेबल आता है टेम्परेचर के साथ कि वाटर के इतना टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर है। मैंने बोला था ना सबके पास अपना वेसल होगा, बॉटल होगा, बट सबका वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम। ओके, 15 के बाद लिस्ट में कौन सा है? 15 का डी आंसर हो गया है, राइट। अब 19 पे चलो। फिफ्टीन का डी आंसर ठीक है ना? 19, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 0.8। लिक्विड सॉल्वेंट मतलब वाटर लोगे तो 0.8 एटीएम है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड करेंगे वेपर प्रेशर ड्रॉप टू 0.6। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, बी क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना हो गया? आर एल बीपी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यही आंसर था ना, आर एल बीपी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। नहीं 18, ये तो 18 है, डाउट में 19 है, सॉरी। 15 के बाद 19 तुम लोगों ने बोला है ना? नहीं 16 17 में, 16 17 नहीं किया क्या? 15, हाँ 16 17, 16 देखो। At constant temperature, delta S will be maximum for which of the following process? अच्छा ये मैंने एक बताया था, वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी? यदि सॉल्वेंट से पूरा वेपर मतलब प्योर वाटर लो और उसको तुम मिक्स करके क्या बना दे रहे हो? वाटर वेपर। या वेपोराइजेशन ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मतलब यूरिया ग्लूकोज वगैरह, नॉन वोलेटाइल, वहाँ वोलेटाइल भी नहीं है वो सब। तब क्या उसका वेपर प्रेशर उसमें मैक्सिमम आएगा? या सॉल्वेंट जिसमें नॉन वोलेटाइल बट इलेक्ट्रोलिटिक हो जैसे NaCl वगैरह, उसमें मैक्सिमम आएगा? एंट्रोपी चेंज विल बी सेम इन ऑल द केसेस। ये तो एक मेरे नोट्स में पढ़ा हुआ था ये पॉइंट, देखो। ये वेपर प्रेशर, ये S का वैल्यू ले लो, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ले लो, H2O लिक्विड ले लो। तो जब H2O वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, ये हो गया डेल्टा S। अब सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन का एंट्रोपी बढ़ गया, क्यों? रैंडमनेस बढ़ गया, जो सॉल्यूट सॉलिड था अब तो चारों ओर घूमना स्टार्ट कर दिया ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ ये क्या होगा? सॉल्यूशन, जैसे कि यूरिया वगैरह ले लो, यूरिया ग्लूकोज जो ब्रेक नहीं हुआ, जो ब्रेक होगा NaCl वगैरह टाइप, उसका डेल्टा एस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं, बस लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये लिक्विड है, H2O लिक्विड का एंट्रोपी इतना था, सॉल्यूशन का एंट्रोपी इतना था, तो एक और सॉल्यूशन जिसमें NaCl CaCl2 वगैरह ले लो, तो ये तो इसकी एंट्रोपी और भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि और भी आयोनाइज हो गया ये पार्ट में। यूरिया आयोनाइज नहीं हो रहा था, तो और भी आयोनाइज हो रहा है। और सबको H2O वेपर बनाओगे तो सॉल्यूट तो उधर ही रह गया, H2O वेपर यहाँ पे पहुंच गया। तो एंट्रोपी का जो वैल्यू हो गया वो यहां से इंक्रीज करके इधर जा रहा है, तो मैक्सिमम किस केस में इंक्रीज हुआ? अच्छा ये डाउट नहीं है, जबरदस्ती बता दिया मैंने। नहीं नहीं डाउट था, किसी का 16 किसी ने भेजा है तो बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम किस में हो गया? हाँ यहाँ से यहाँ में ना, H2O लिक्विड से H2O वेपर, और जिसमें यूरिया ग्लूकोज है उसका थोड़ा कम बढ़ेगा, NaCl वाले का थोड़ा और कम बढ़ेगा, ये होगा ना। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज लिक्विड से वेपर में। ये नोट्स का डायरेक्ट एक पॉइंट था। हाँ प्योर सॉल्वेंट। ओके नेक्स्ट। इसके बाद के लिस्ट में क्या है? 15 16 के बाद तुम्हारा लिस्ट आ गया 17। P नॉट एंड P द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का दे दिया। N1 N2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, हाँ तो मोल फ्रैक्शन भी दे दिया था। एक सौ हम लोग को तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट, यही होता है ना। 17 की बात कर रहे हैं हम लोग, P नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। P नॉट सॉल्वेंट का वैल्यू P नॉट हो गया, और एक्स सॉल्वेंट दिया है क्या, यहाँ एक्स सॉल्वेंट ही N1 है, तो P नॉट इंटू N1।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला था ना, पी नॉट ए एक्स से, और दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होता था, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स पी, दोनों आ जाता ना। ये वैल्यू पी दिया, इसका वैल्यू पी नॉट दिया, और एक्स सॉल्वेंट सा N1 दिया, देख लो तो N1 है कि N2 दिया है, फिर वो रख दो। क्या दिया था क्वेश्चन नंबर, हाँ N1, तो पी नॉट इंटू N1 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, क्लियर। 17 आता है, गलती से भेजा, ओके ठीक है। किसका डाउट है ये सब, अनुज। गलती से लिख दिया था, ओके। देखो नेक्स्ट, 17 के बाद 2021, नहीं 19 भी है, 19 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज 95%। ये तो सब दिया ही है, 19 ना, 19 में पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट लोगे, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। अब पी नॉट सॉल्वेंट जितना था, पी सॉल्यूशन कितना है, 95% ऑफ द पी नॉट सॉल्वेंट, यहाँ भी एक रेशियो आ गया, और एक्स सॉल्वेंट के लिए और तुम्हें सॉल्व करना है, एक्स सॉल्वेंट के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट 0.3 टाइम्स, तो इसको लिखते जाना पड़ेगा, 19 पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट, यही है ना। और ये बोला कि 95% है ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये पी नॉट है, और एक्स सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई ये टोटल करना है, तो इसके लिए भी कुछ तो हिंट दिया हुआ है क्या, और कुछ तो पूछा, वो देखो, the vapor pressure of the solvent if the molecular weight of the solvent is 0.3 times the molecular weight of the solute, the ratio of weight of solvent to the W solvent by W solute पूछा, M solute by M solvent, और solvent 0.3 times, ठीक है। M solvent by M solute पूछा है, M solvent by ये कितना हो जाएगा, ये कितना टाइम है, ये 0.3 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्यूट है, M solute, और ये हो गया M solvent बाई ये 0.3 टाइम्स मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट है ये, और यहाँ पे क्या होगा, M सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से पी नॉट कैंसिल कर दो, ये 95/100, अब तो सॉल्विंग है ये, इक्वल टू M सॉल्यूट तो कैंसिल हो गया, M सॉल्वेंट बाई 0.3 बाई M सॉल्वेंट बाई 0.3 प्लस M सॉल्यूट बाई 1, ऊपर माइनस कर दो एक बार, आ जाएगा वो वैल्यू, ये इसको 95 बाई ये 100 माइनस 95 कर दो, ये भी यही होगा, M सॉल्वेंट बाई 0.3, और इसको नीचे आके कैंसिल हो गया, M सॉल्यूट बच गया, कंपोनेंडो और डिविडेंडो बस सॉल्व हो गया, क्लियर। जो आंसर आएगा देख लेना, क्लियर है ना अभी। किसका डाउट था, अनुज का, हाँ अनुज क्लियर है, अनुज का ही डाउट था ना, आई डोंट रिमेम्बर, मुबिन का डाउट, हाँ मुबिन, क्लियर हो गया, ओके नेक्स्ट।
2021 ये दो लोगों का डाउट है ना, अनुज और मुबिन, राइट? तो ये व्हाइट बोर्ड पे चलिए 20 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड बाय 5% बाय डिसॉल्विंग, मतलब RLVP कितना होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 5/100 होगा। रिलेटिव लोअरिंग कितना था? 500 करना था ना, इट विल बी 5/100, राइट? उसके बाद क्या होगा? RLVP आ जाएगा तुम्हारा 5/100। एक मिनट, कहाँ पे गया? कौन सा कर रहे थे? बीच में कॉल आ गया। 20, हाँ। RLVP 5/100 हो गया। देन द अप्रोक्सीमेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तुम्हें यही नहीं समझ में आया होगा कि RLVP क्या है। देखो, RLVP इज इक्वल टू डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यही है ना? डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। और ये दिया है कि 5% लोअर हो गया, मतलब ये 100 था तब 95 पे आ गया। ये लोअरिंग कितना हो गया? 5%, मतलब ये 5/100। RLVP को 5/100 ले सकते हो। ये क्लियर हो गया तो सब हो जाएगा आगे फॉर्मूला। मतलब यदि P नॉट 100 था, P नॉट 100 था, तब क्या होगा? देखो, यदि ये 100 था तो 5% लोअर होकर 95 पे आ गया। ये सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूशन का हो गया 95। RLVP कोई पूछे चेंज कितने का हो गया? 5 का ना, बाई P नॉट मतलब 100, यही है ना? एक बार ये आ जाता तो मोलालिटी बता सकते हो। और कोई डेटा था कि डायरेक्ट मोलालिटी था इससे? अप्रोक्सीमेट मोलालिटी, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन वाटर है, इतना क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक सॉल्यूट इक्वल टू n सॉल्यूट 5/100 इक्वल टू n सॉल्यूट बाई n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, यही होता है ना? n सॉल्यूट इक्वल टू n सॉल्वेंट कितना बच गया? आपका कन्वर्सन है ये। 5 मोल सॉल्यूट का था 95 मोल सॉल्वेंट का, यही है ना? 5 बाई टोटल 100 है। ये 5 लोगे तो सॉल्वेंट 95 बचा। ये रेशियो क्लियर है? 5 सॉल्यूट है, दोनों ऐड करके 100 है ये दोनों। इसका वैल्यू कितना होगा? 95 ना। तो दोनों का मोल आ गया। तो मोलालिटी क्या होता है? n सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, यही है ना? n सॉल्यूट कितना हो गया? 5 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 95 इंटू 18 इंटू 1000, ये होगा मोलालिटी। सोच लो, क्लियर है? नहीं तो डाउट है तो पूछो वो। ओके, 5/95 ना। देखो, ये इतना आ गया ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको इधर माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा 5/100 - 5। ये कितना बच जाएगा? n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट माइनस n सॉल्यूट। ये कैंसिल हो गया ना। वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको इधर माइनस किया तुमने तो इसको भी इधर ले जाकर माइनस करो। ये सॉल्यूट कैंसिल हो गया तो n सॉल्यूट बाई n सॉल्वेंट इक्वल टू 5/95 ना। या डायरेक्ट सोचो, सॉल्यूट का 5 मोल है और दोनों मिलकर 100 है।
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर 100 है, यह है ना 100, और सॉल्यूट 5 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 5 सॉल्यूट है और दोनों मिलकर 100, तो सॉल्वेंट 95 ही हुआ ना। और 95 कौन सा है? वाटर है ना ये। 5 मोल सॉल्यूट का 95 मोल वाटर का, तो वाटर का मास कितना होगा? 95 इंटू 18 मोलर मास उसका। समझ गए? ओके। हाँ तो क्लियर हो गया ना दोनों को? सबको क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो, ये आता है क्वेश्चन, हो सकता है आ भी जाए, आते रहता है ये। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा? 21। 21 relative decrease in vapor pressure 2 mol A in 3 mol H2O is 0.5. The reaction with AgNO3 in solution will form. अच्छा, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं हुआ होगा, बट कई लोगों ने फिर भी सोच साच के कर ही दिया होगा किसी तरह। सोच सकते हो इसमें क्या है। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 2 मोल इसका है, 3 मोल वाटर है, तो सॉल्यूट का 2 मोल है बट वो ब्रेक होगा, है ना। CuNH3Cl जो ब्रैकेट के अंदर हो तो ब्रेक नहीं होगा, बट बाहर वाला ब्रेक होगा। और 3 मोल ही है। ऑन रिएक्शन विथ AgNO3 इन द सॉल्यूशन वो कितना फॉर्म होगा? ऑन रिएक्शन विथ AgNO3 RLBP दिया हुआ है 0.5। तो हम लोग को ये कितना परसेंट ब्रेक हो रहा है, मतलब Cl माइनस कितना मोल मिल रहा है, वही चाहिए हम लोग को। Cl माइनस का मोल चाहिए। मान लो Cl माइनस सॉल्यूशन में CuNH3 थ्राइस Cl है ना, और उसके बाद जो Cl है वो 100% ब्रेक हो जाता है, तो 2 मोल Cl माइनस मिल जाता है तुम्हें। ब्रैकेट वाला Cl ब्रेक नहीं होगा, बड़ा ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स आयन है, बट उसके बाहर जो Cl है वो 2 मोल Cl माइनस मिल जाएगा, तो वो 2 मोल AgNO3 बन जाता है। बट वो CuNH3Cl जो है ना 50% ब्रेक हो जाए, तो 2 मोल का 50% कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल Cl आता है, तो वो 1 मोल AgNO3 बनता है। जो Cl माइनस फ्री होगा उसको Ag प्लस कैप्चर करेगा और AgCl बनेगा। अब वो 0.25% ब्रेक हो जाए, अल्फा का वैल्यू 0.25 हो जाए, तो 2 मोल का 0.25 मतलब 0.5 मोल Cl आएगा। तो तुम्हें कुल मिला के अल्फा बताना है कि कितना ब्रेक हो रहा है। RLBP दिया हुआ है 0.5, तो इसका फॉर्मूला क्या था RLBP का 0.5 का? इसको लिखे हम लोग, तो RLBP relative lowering of vapor pressure is equal to I into X solute divided by I into X solute plus X solvent, ऐसे था। और ये 0.5 है। वेंटर फैक्टर हम लोग को चाहिए I इंटू एक्स सॉल्यूट दिया था क्या? हाँ 2 मोल 3 मोल था ना, मतलब ये 2 बाई टोटल 5 हो गया ना, और ये I इंटू 2/5, और सॉल्वेंट तो ब्रेक होता ही नहीं, 3/5 है। वेंटर फैक्टर कैलकुलेट करो, तो मैं कैलकुलेशन एक बार देख लूँ। I इंटू 2/5 था क्या? 21। 2 मोल ये था, 3 मोल ये था, हाँ तो 2/5 और ये 3/5 था। तो वेंटर फैक्टर CuNH3 थ्राइस Cl है। CuNH3 थ्राइस Cl है। हाँ ये I का वैल्यू कितना हो गया वेंटर फैक्टर?
उसको यहाँ पुट कर दो तो अल्फा आएगा, देख लो कितना आएगा 1.5। ओके, ये इवेंट ऑफ फैक्टर आ गया 1.5 इक्वल टू दिस, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5, मतलब 50% ब्रेक होगा। तो ये 50% ब्रेक होगा तो 2 मोल तुम लोगे CuNH3 थ्राइस Cl Cl 50% डिसोसिएटेड, मतलब Cl माइनस का Cl माइनस यहाँ से कितना आएगा 2 का 50% ना 1 मोल मिलेगा। तो ये 1 मोल Ag प्लस से रिएक्ट करेगा और 1 मोल AgCl बनेगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा सबको, एक बार सब सोच लो। ये बहुत कम लोगों से होगा, कैसे हो गया था, किससे हुआ था आंसर ये? मुझे लगता है शायद अटेम्प्ट यहाँ तक नहीं पहुंचा। अनुराग तुमने कर लिया था, ओके, कौशल ने भी कर लिया था। जैसे NaCl के लिए n का वैल्यू क्या होता है 2 होता है ना, 2 पार्ट में ब्रेक होता है। सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया था, वेरी गुड, ये सब सबसे अच्छे क्वेश्चन सर। ये हो जा रहा है तो सब हो जा रहा है। n का वैल्यू 2 मतलब यहाँ से ब्रेक करो, 1 मोल कितने मोल में ब्रेक होगा ये 2 मोल में ना, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। BaCl2 रहता तो 3 मोल होता। ओके, नोट्स में ऐसा एक क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? 2021 तक सब हो गया। अब एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 में किसी का कुछ और है तो बोलो, नहीं तो 2 पे जा रहे हैं हम लोग। 24, अनुराग 24 डाउट है क्या? नहीं तुम बोलो सेम टाइप का क्वेश्चन 24 है, ये बोल लो। ट्वेंटी फोर डाउट है, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 में? 4A पे जाना है, अच्छा ठीक है। 24 पहले डाउट है किसी का और कोई? ओके, तो 24 देखो। एक्वस सोल्यूशन डेल्टा बी, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टीवी बाई डेल्टा टीवी डैश क्या होगा? ओके, कंसिडर द इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHSO4। इक्विमोलर मतलब दोनों का मोलालिटी 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, जो भी है मोलर कंसेंट्रेशन सेम लिया गया है। डेल्टा टीवी केवी इंटू डेल्टा एम होता है, तो मोलालिटी जब टेंस टू 0 होगा, डेल्टा टीवी डैश इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो आई इंटू केवी इंटू एम, यही होगा ना। और मोलारिटी टेंस टू 0 होगा मतलब एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब 100% आयोनाइजेशन। 100% आयोनाइजेशन लोगे तो क्या होगा सोचो, मतलब 100% आयोनाइजेशन लोगे तो पूरी तरह से ब्रेक करो ना इसे। तो NaHSO4 का वेंट ऑफ फैक्टर 3 अभी बताया था, और इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या बच जाएगा 2 ना, तो बस उसी का रेशियो आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा फिर तो। अल्फा इज 1 ले लोगे। हाँ, 24 की बात कर रहे हैं हम लोग। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मोलालिटी मोलारिटी सब टेंस टू 0 हो जाए, अल्फा इक्वल टू 1। NaHSO4 का
वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा 3, 1 2 3, और एक NaCl था, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2, डेल्टा टीवी बाई डेल्टा टीबी डैश, वो I इंटू केबी इंटू एम है, I इंटू केबी इंटू एम, मोलालिटी दोनों का सेम है, 2 या 2 5 5 जो भी रहे, केबी भी गया, I1 बाई I2 का रेशियो, इसका 3 है, इसका 2 है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे ये पूरा 3, ये पूरा 2। ओके, तो ये हो चुका है राइट। एक्सरसाइज 1/2 में 3 क्वेश्चन पूछे हैं तुम लोगों ने। वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? 5, 6 और 12, और कोई है? 5, 6 और 12 भी है ना? नहीं समझा अनुराग, नहीं समझ में आया? समझाओगे? अपन 4A में कौन कौन सा डाउट है वो लिख के रखो। ठीक है, तो अभी ये हो गया, एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 5th 6 एंड 12। एक्सरसाइज 2 का 5th देखो, अच्छा 14 क्वेश्चन ही है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, अच्छा ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन है। 5th, किसका वेंट ऑफ फैक्टर सेम होगा ये पूछा है ना। पहले का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा 0.05 इंटू 1 मोल 5 मोल में ब्रेक होगा, तो आई इंटू एम। नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर केवल आई की बात बोल रहा, वो मोलारिटी से कोई मतलब नहीं हो उसे। वेंट ऑफ फैक्टर सेम, वेंट ऑफ फैक्टर से पूछा तो मोलारिटी से मतलब नहीं है। तो 5 का ए देखो, तो K4 एफिशिएंट 6 है, तो वेंट ऑफ फैक्टर 5 हो गया पहले का, और दूसरे का क्या हो गया FeSO4, इसका 2 हो गया, एक आयरन है एक सल्फेट है, तो 5 और 2, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ तो आगे क्लियर करता हूँ। K4 एफिशिएंट 6, इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, ये 4 मोल, इसका 5 मोल, तो वेंट ऑफ फैक्टर 5 आया ना, और एक FeSO4, इसका वेंट ऑफ फैक्टर ये अलग अलग कर दो, तो मतलब 100% आयन ऐसा मान के 2, तो ए तो नहीं होगा, बी में चले। कंसेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं हो, तुम्हें जानबूझ कर जाने के लिए दिया। K4 एफिशिएंट 6 और एक मोहस सॉल्ट है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2, एक है K4 एफिशिएंट 6, एक तो यही है वाला वाला, और एक है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2। ये तो सॉल्वेंट है ही नहीं, तुम्हें आयंस देखना है, ये एक आयन बन जाएगा, ये एक आयन बन जाएगा, ये 2 आयन बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, एक Fe2 प्लस, यहाँ से एक सल्फेट, यहाँ पे 2 NH4 प्लस और एक सल्फेट, टोटल कितना बना 2 + 1 1 + 1 5 ना। इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा 5 ना, 1 मोल 5 मोल में ब्रेक हो रहा है, वाटर तो वाटर में मिक्स कर जाएगा, उसका मतलब नहीं है, आयंस का मतलब है तुम्हें, तो बी होगा आंसर। अच्छा मोर देन वन है तो सी डी भी देख लो। सी में क्या है NaCl और BaCl2, ये तो डायरेक्ट नहीं होगा, NaCl का 2 हो गया वेंट ऑफ फैक्टर, और BaCl2 का 3 हो गया, यही हुआ ना, मतलब कंसंट्रेशन मत देखना, कंसंट्रेशन जो भी दे हम लोग को उससे मतलब नहीं है। 1 मोल NaCl 2 मोल में ब्रेक हो रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर 2 है। 1 मोल BaCl2 3 मोल में ब्रेक हो रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर 3 है। लास्ट वाले का मोहसॉल का तो 5 था, और एक वो KCl.MgCl2.6H2, इसका कितना हो गया, एक पोटेशियम एक क्लोरीन एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, मतलब 3 क्लोरीन, और इसका भी 5 है, KCl MgCl2.6H2, और तब तक डीबी हो गया ना फिर। H2 आयन नहीं है, तुम्हें आयंस चाहिए सॉल्यूट। हाँ समझ में आ गया ना, ओके नेक्स्ट। 5th के बाद 6th, हाँ ये अपन बताओ।
बोलो। अनम्यूट किया, बताओ। डाउट लिख के भेज रहा हूँ। कंसेंट्रेशन से मतलब क्यों नहीं है सर? वेंट ऑफ फैक्टर को उससे क्या मतलब? वेंट ऑफ फैक्टर मतलब 1 मोल कितने मोल में ब्रेक हुआ? 1 मोल कितने मोल में ब्रेक हुआ, वही कंसेंट्रेशन था ना। जैसे NaCl ले लो तो वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या था? ऑब्जॉर्ब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर NaCl लोगे तो NaCl का तुम 1 मोल ले लो तो ये कितने में ब्रेक होगा? 2 मोल में चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ गया वेंट ऑफ फैक्टर? यदि 1 लिया तो 2 में चला गया। NaCl का तुमने 2 मोल लिया तो वो 2 मोल से 4 मोल ब्रेक हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर 4/2 लिखोगे। ऑब्जॉर्व हो गया 4 और थ्योरेटिकली तुमने 2 लिया तो आया तो 2 ही ना। और तुमने NaCl का 10 मोल लिया, 10 मोल NaCl, तो ब्रेक होके 20 मोल में चला गया, यही हुआ ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 20/10, 2। तो इसको कंसेंट्रेशन से क्या मतलब है? थ्योरेटिकल से डिवाइड करना है ना। तुमने कितना मोल लिया और कितने में कन्वर्ट होगा, वो कितना टाइम्स है, तो हर बार 2 टाइम्स ही आएगा ना। ओके, तो नेक्स्ट है तुम्हारा फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6। Isotonic with respect to 6% mass by volume of the urea. 6% मास बाई वॉल्यूम मतलब मोल पर लीटर ले लो सबका। यूरिया का मोल पर लीटर कितना होगा? 6 ग्राम इन 100 ml, है ना। तो 6 ग्राम मतलब 6/60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, मतलब 0.1 मोल इन 100 लीटर, 100 ml। 0.1 मोल इन 100 ml, तो मोलारिटी कितनी आ गई इसकी? 1000 ml में 1 मोलर, मतलब इसकी मोलारिटी 1 है। तो जिसकी मोलारिटी 1 मोलर होगी वो आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 0.6 ग्राम यूरिया इन 100 ml। तो यूरिया का मोलरिटी मास बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 100 इंटू 1000, ये आ गया 1 मोलर। और ए वाला में क्या था? 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml, यही दिया ना मास बाई वॉल्यूम। इसका भी कंसेंट्रेशन इतना आ जा रहा है। ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 1.8 बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, बाई 100 इंटू 1000 कन्वर्सन मोलरिटी का, ये भी 1 मोलर होगा। आंसर ए होगा। मोर देन 1 करेक्ट है तो और भी देखोगे। ओके, तो और क्या आंसर हो सकता है? थैंक यू। हाँ, ग्लूकोज का हो गया। नेक्स्ट का क्या होगा? और कौन सा आंसर हो सकता है? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ए ए तो कर दिया। बी में क्या है? NaCl, बट NaCl 1 मोल होगा तो इफेक्टिव तो 2 मोल हो गया ना, तो वो आइसोटोनिक नहीं होगा। एक्चुअली वो 2 मोलर हो गया, तो कंसंट्रेटेड हो गया। I1 इंटू C1 इंटू RT, ICRT है ना।
C1 मोलर सुक्रोज है, तो वो क्या होगा, हाँ वो ब्रेक नहीं होगा, तो इसकी मोलरिटी इफेक्टिवली 1 ही रहेगी। और डी का कितना होगा, 1 मोलर एसिटिक एसिड, ये भी तो ब्रेक होगा ना एसिटिक एसिड, ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा जो भी रहेगा, राइट। तो जब तुम इसका आंसर लिखते हो, पाई इक्वल टू ICRT है ना, फर्स्ट में पाई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू 1, सी अभी कैलकुलेट कर दिया 1 RT, बी में क्या था, NaCl वाला था ना, तो उसका वैल्यू जो हो गया, आइसोटोनिक मतलब सेम वेपर प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर 2 इंटू 1 इंटू RT, यही होगा ना, तो ये नहीं हो सकता। सी में भी पाई इक्वल टू 1 इंटू 1 RT, यही आया था ना। और डी में पाई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कुछ तो होगा ही, इंटू 1 इंटू RT, तो सिर्फ ये दो इक्वल आएंगे। हाँ क्लियर हो गया ना कैसे हो गया, और पाई किसका इक्वल है, पाई इज इक्वल फॉर ए एन सी। तो ए और सी का वैल्यू RT RT आ जाएगा, बाकी दोनों का अलग होगा। फिर 6th एंड 12th, depression in freezing point of which of the following solution does not represent the KF, मतलब KF, डेल्टा TF KF किसके लिए होगा जब मोलालिटी 1 आ जाए, M का 1 किसके लिए आ रहा है वो देखो, डज रिप्रेजेंट, डज नॉट मीन, डज रिप्रेजेंट। हाँ तो पहले के लिए क्या, डेल्टा TF इक्वल टू KF आ रहा है क्या, I इंटू KF इंटू M लोगे, तो 12th, ये भी 6% मास बाई वॉल्यूम यूरिया है, ओके, 6% मास बाई वॉल्यूम यूरिया, ये हम लोग बात करें 12th का, 6% मास बाई वॉल्यूम यूरिया। तो फर्स्ट होगा डेल्टा TF इक्वल टू KF, किसके लिए वो पूछ रहा है, KF इंटू मोलालिटी, इसका मोल कितना होगा 6/60, भाई ये 100 ml है, मतलब किलोग्राम में 0.1 ऑलमोस्ट ले लो, मोलारिटी को मोलालिटी ले लो, मोलारिटी इतना ले सकते थे ना, या जैसे पहले करते हो 100 to 1000, ये भी कर सकते हो ना। ये क्लियर हुआ, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ये कितना आ रहा है, ये तो KF आ जा रहा था, यही आंसर होगा, डेल्टा TF कितना आ गया, KF आ गया ना, वही पूछ रहा था डेल्टा TF KF किसके लिए आएगा, 6% मास बाई वॉल्यूम। नहीं मास ऑफ यूरिया दिया, बाई मास दिया, एक चीज रॉन्ग हो रहा है, बाई मास है ये, मास बाई वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या था, बाई मास है ये, मतलब 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये मतलब है, मतलब 94 ग्राम वाटर, एक्चुअली मास ऑफ सॉल्वेंट जब यहाँ पे लिखोगे तो 94 आ जाएगा, तो ये नहीं आ पाएगा आंसर पे, क्लियर ना, तो यहाँ पे डेल्टा TF नॉट इक्वल टू KF है, ये आंसर नहीं होगा। ए पार्ट क्लियर हुआ, तब रेस्ट पार्ट करते हैं। हाँ कई बार ऐसे ही होता है, तुम्हें वो पैराग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार देख लिया करो, हाँ ये तो वही कंसेप्ट बताना चाहता है, दैट्स इट। हाँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब KF की बात कर रहा है, और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब KB था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट KB बोलते हैं, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF को बोलते हैं। हाँ, तो ये तो A हो गया, B का बताओ।
बी में क्या करोगे, 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन 18 ग्राम ग्लूकोज, इसका भी मोलालिटी लिखो 18/180 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना होगा 100 माइनस 18 ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है बी में और 18 ग्राम सॉल्यूट है, तो माइनस कर दो 100 माइनस 18 मतलब 82 ग्राम हो गया, तो नीचे में 82 आ जाएगा, तो फिर ये भी नहीं आएगा। बी में डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 18/180 बाई ये 100 माइनस 18 बच गया ना इंटू 1000, ये भी के एफ इसके बराबर नहीं आया। नेक्स्ट देखो 59 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन 9 ग्राम ग्लूकोज, हाँ तो 9 ग्राम ग्लूकोज है तो 50 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम वाटर, तो इसका क्या होगा 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज है ना और 50 ग्राम वाटर, तो 50 ग्राम वाटर इंटू 1000, यही है ना डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। हाँ तो ये तो हो जा रहा है ना, इसी के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ आया, वही पूछ रहा था कि कब इक्वल होगा। ओके नेक्स्ट बताओ कौन सा डाउट है, अभी डाउट ओवर हो गया जितना तुम लोगों ने बोला था, 1 और 2। और कौन सा आगे का डाउट है बताते जाओ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लिखा रहेगा, इवेलियोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक दोनों लिखा हुआ है कि केएफ को अभी तो बताया केएफ को क्रायोस्कोपिक बोलते हैं और केवी को इवेलियोस्कोपिक। एक्सरसाइज 3 का 3 ओके, एक्सरसाइज 3 में तुम बोलो 136, एक्सरसाइज 3 136 और 4A में तुम बता रहे हो कौन सा 32125 और 4B का 2। एक्सरसाइज 3 का कौन सा लिखा तुमने 136 इतना ही है ना, 32125 और 4B का 2 ओके। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फिर से पूछ रहे हो क्या तुम लोग, ये है नोट्स में क्या? और नोट्स में लिखा हुआ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ को बोलते हैं, बस इतना जानना है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ को बोलते हैं। चलो एक्सरसाइज ओके चलो स्टार्ट करते हैं, कौन सा था एक्सरसाइज 3 का 136। फर्स्ट देखो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? टोटल 10 स्टेटमेंट है, तुम्हें बताना है इसमें, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आरएलवीपी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट होगा आंसर, है ना। तो दूसरा कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से इसको नहीं कर सकते क्योंकि कंपोजिशन जो सॉल्वेंट में होगा
वही तुम्हें वेपर में मिलता है। मतलब 95% अल्कोहल और 5% वाटर है, तो जब वेपोराइज करोगे तो सब में 95 ही रहेगा, मतलब वो कंपोजिशन रिमेन्स सेम। 95% वाटर और 5% अल्कोहल है, तो तुम जब बॉयल करोगे तो हमेशा 95 मैच ही करते रहेगा, तो कभी वो तो सेपरेट ही नहीं हो पाया ना। वेपर का भी कंपोजिशन वही है जो सॉल्वेंट का है, इसीलिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है। The azeotropic mixture is that which boils at the constant temperature. The azeotropes cannot be what steam distilled. तो सेकंड कैन बी सेपरेटेड, तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट राइट था, तो एक तो राइट हो गया, पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है, लिखते जाना अपना। थर्ड में एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑफ सॉल्यूट ऑफ वाटर ऑलवेज लोअर्स द वेपर प्रेशर। हाँ, जब भी तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो हमेशा वेपर प्रेशर को लोअर करेगा। बट तुमने वोलेटाइल डाल दिया रहता है ना, जैसे वाटर में अल्कोहल डाल देते, तो वेपर प्रेशर और बढ़ जाता है, केवल अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है, तो थोड़ा भी पड़ा तो और वेपर प्रेशर बढ़ा देगा ना। तो उससे ज्यादा वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। बट नॉन वोलेटाइल डाला तो सरफेस पे आ गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट तो ऑलवेज लोअर्स द वेपर प्रेशर। तो थर्ड राइट हो गया ना। फोर्थ बताओ, रिवर्स ऑस्मोसिस इज जनरली यूज्ड टू मेक सलाइन वाटर फिट फॉर डोमेस्टिक यूज। हाँ, यही तो है, सलाइन वाटर है, उसको तुम क्या करोगे, वो रिवर्स ऑस्मोसिस करोगे तो प्योर वाटर आते रहता है, तो करेक्ट है। फिफ्थ, आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, 6% NaCl और 6% सुक्रोज, दोनों का सेम होगा क्या? नहीं, अभी बताया, मतलब दोनों का मोल पर लीटर सेम होना चाहिए ना। तो सुक्रोज का मोल तो 6/180 आएगा, और NaCl का कैसे निकालते हो, 6/58.5 इंटू वेंटा फैक्टर भी 2 आ जाएगा, तो बिल्कुल दोनों अलग अलग आएंगे। NaCl का कैसे लिखोगे, ICRT, आई का वैल्यू 2, कंसेंट्रेशन होगा 6 ग्राम, मतलब 6/58.5, भाई वॉल्यूम वाला टर्म तो सेम रहेगा, और वहां 6/180 है, जो अभी 2-3 क्वेश्चन किया था वैसे, तो ये नहीं आएगा। फिफ्थ, सिक्स, ऑन डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन इट्स नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी चेंजेस बट मोलरिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ा होगा उस समय, कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है जिसमें मोल या मास केवल हो, जैसे मोलालिटी, मास बाई मास का रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन, मोल बाई मोल का रिलेशन है, मास, मास बाई मास, परसेंट मास बाई मास, ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। जिसमें वॉल्यूम का टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, हीट करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे तो मोलारिटी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ, नॉर्मलिटी चेंज होगा, चेंज हुआ, बट मोलारिटी रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, मोलालिटी भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं है ये ना। मोलालिटी क्या हो गया, डाइल्यूट तो कर ही दिया ना तुमने, तो उसका वो कंसंट्रेशन भी कम होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ते जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ते चला गया। यूनिट ऑफ केबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या था, केल्विन, केबी इंटू एम, केबी का चाहिए, मोलालिटी क्या है, मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा, यही होगा ना। तो पर केल्विन नहीं होगा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसने, केल्विन केजी पर मोल होगा, तो सेवंथ इसीलिए रॉन्ग हो रहा है। एट्थ में क्या होगा, वैल्यू ऑफ केबी एंड केएफ डिपेंड्स ओनली अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट। हाँ, केबी और केएफ केवल सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, RTB²/1000 LF। आर कांस्टेंट है, टीवी क्या हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपर, जो वेपराइज, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन जो था, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, सॉल्यूट पे नहीं थे, भी राइट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज 11, नहीं, हाईएस्ट क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर 5 आएगा ना इसका, 100% डिसोसिएट ले लो, I = 1 + n - 1 अल्फा, मैक्सिमम 5 आ सकता था। 10th में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ICRT, सी तो 0.1 दिया, तो आर और टी तो सेम ही है, तो आई पे डिपेंड करेगा, जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा वेंट ऑफ फैक्टर उसका ज्यादा होगा
पाई का वैल्यू। तो ग्लूकोज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर 1, वो डिसोसिएट ही नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड के लिए 2, MgCl2 के लिए 3। तो इसका ये राइट हो जाएगा, MgCl2 MgCl ये भी राइट होगा, है ना। तो अब 1 to 10 में किसमें नहीं समझ में आया वो बताओ, एक साथ में मैंने बता दिया, डाउट पे चलते हैं। हाँ अब बताओ कि किस पॉइंट में डाउट आया। एजीट्रॉप पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरी आएगी, थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे एक ऑप्शन पूछा ना, वैसे मैंने बोला कि 100% में 0.1% एजियोट्रॉप के क्वेश्चन होंगे, 99.9% अलग क्वेश्चन होंगे। और उसमें एक ही चीज पूछेगा, क्या इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ इसका डेफिनेशन याद करो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन और हैड द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। फिर भी एजियोट्रॉप क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसका, थोड़ा और डिटेल कर लेंगे। जब सॉल्यूशन कर लिया ना तो उसको समझाना डिफिकल्ट था, तो उसका थोड़ा और डिटेलिंग करके बता देता हूँ। हाँ सोचो, 1 में और किसी स्टेटमेंट में डाउट है। गुड ऑब्जर्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हर 5 मिनट में एक पार्टिसिपेंट कम हो रहा है ना। ये डाउट है, इसमें कोई भी जाए कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, थोड़ा सा एजियोट्रॉप लिखना है तुम्हें, ये नहीं कि अनइम्पोर्टेंट हो गया। थोड़ा सा जानना है, मेरे नोट्स में बहुत ज्यादा है, और थोड़ा बहुत जानना है कि एजियोट्रॉप होता क्या है। इसको डिटेल कर पाएंगे, अभी समझ में आया ना, उसको समझाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। बट अगले लेक्चर में जब मैं समझाऊंगा एजियोट्रॉप ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एजियोट्रॉप और क्या करें, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। थर्सडे को एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं एक सेशन लूंगा, नहीं तो अगले बार बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। और फ्राइडे को फुल टाइम डाउट कर लेंगे, जितना डाउट चाहिए उतना। हाँ नेक्स्ट करो, अभी तक कर लो डाउट जितना, अभी तो कहीं जाना नहीं है ना। लेक्चर कितने बजे से है? नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से आज? 5, और कोई लेक्चर है? एक ही है ना, 5 to 6:30। हाँ तो ठीक है, अभी करके जाओ ना जो भी है। हाँ टाइम नहीं मिल रहा तो प्रिंट ले लो। ऑर्गेनिक तुम लोग का देखो, अभी तक कुछ लोग से मैं बात कर रहा हूँ तो ये मुझे मालूम चल रहा है कि जीओसी भी याद नहीं है, आइसोमेरिज्म भी बिल्कुल याद नहीं है। तो ऑर्गेनिक पे कमांड आ ही नहीं सकता है जिसको जीओसी आइसोमेरिज्म नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर छोड़ के पढ़ जाओ, इस चैप्टर पे ऑर्गेनिक पे ध्यान दो, और जहां पे जीओसी आइसोमेरिज्म आएगा वो थोड़ा वीक रहेगा, बट जैसे ही तुम रिवाइज कर लोगे सही हो जाएगा। बहुत लोगों को नहीं आता है, इन लोगों ने जीओसी आइसोमेरिज्म बिल्कुल रिवाइज ही नहीं किया है। इट इज स्ट्रेंज कि कैसे समझ में आ रहा था ऑर्गेनिक। मेरा एक लेक्चर था तो भी मैंने बोला था कि किसी भी हालत में जीओसी आइसोमेरिज्म मिस मत करना और बार बार रिवाइज करते रहना। और तो जब टाइम मिलेगा ना तब मैं तुम लोग का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर कर दूंगा, बस एक बार टाइम मिल जाए। हर बार सिलेबस कैसा इन लोगों ने करके रखा है ना, सितंबर तक खत्म करना ही है। एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ले लो, बच्चे घर पे हैं तो सोच रहे हैं कि पढ़ा लें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था, एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, 3 कर रहे थे हम लोग। 3 में और कौन सा था, लो खुल ही नहीं रहा अभी, 1 मिनट। एक्सरसाइज 3 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर अभी 1 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हाँ एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। ठीक है देखो, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। पी सॉल्यूशन दिया हुआ है 400, नहीं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज 400 mg, मतलब पी सॉल्यूशन 400 है। पी नॉट एक्स है, पी नॉट बी एक्स भी देखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर एट द इक्विलिब्रियम विद द वेपर फेज इज 0.4।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड मिक्सचर, मतलब x से दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड मिक्सचर इज 0 पॉइंट इन इक्विलिब्रियम वेपर फेज। वेपर फेज से तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, एक्सए का वैल्यू 0.4 है, तो एक्सपी 0.6 हो गया। तो P इक्वल टू पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्सए प्लस पी नॉट बी एक्सपी। पी सॉल्यूशन 400 ए और एक्सए 0.4 और एक्सपी 0.6, तीन वैल्यू तो मालूम चल गया। पी नॉट ए पी नॉट बी अभी नहीं मालूम है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही पढ़ते जाना, एनालाइज करते जाना। इफ द वेपर प्रेशर रेशियो ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी फॉर दिस टेम्परेचर इज, इफ द वेपर प्रेशर रेशियो पी नॉट ए पी नॉट बी, हाँ वो भी 1/6 दे दिया है ना। मतलब पी नॉट ए को x मान लो तो पी नॉट बी तुम्हें मालूम चल जाएगा कितना है, तो इसको पुट करके पी नॉट ए और पी नॉट बी आ जाएगा। So what is the partial pressure of A in the torr in the vapor phase? The partial pressure of A PA कितना होगा? P नॉट A into X है, X से भी नोन है, P नॉट A भी कैलकुलेट हो गया। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन बच गया ना। देखो थर्ड क्वेश्चन है ना, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A X A प्लस P नॉट B X P, यही है ना। ये कितना है? 400 टॉर है ना। ये P नॉट A इंटू ये कितना हो गया X से, कुछ तो डेटा था मैं भूल गया। अच्छा समझ में आ गया। किसका क्वेश्चन था? कौशल। कहाँ कौशल? समझ में आ गया। आंसर अलग आ रहा है। अच्छा भाई अपन क्या बोले, स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम नोट्स भेजने से क्लियर हो जाएगा? नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ही क्लियर होगा। सिलेबस तो अब खत्म ही हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इतना तेजी से करा दिया इन लोगों ने। तुम्हारा आंसर भी डिफरेंट आ रहा है, तब हो सकता है एक बार अटेम्प्ट ले लो ना। सब एक बार अटेम्प्ट कर लो इसे। कैसे ऑफ कौन सा कुछ चल रहा था? थर्ड। तभी वैल्यू ऑफ 400 mF/G और पी नॉट एक से 0.4 और 0.6। पी नॉट ए और पी नॉट बी का रेशियो 1/6 है, मतलब पी नॉट बी ज्यादा है। इसको एक्स मान लोगे तो पी नॉट बी 6x से हो गया। ठीक है, 400 है ये, तो हो जाएगा ये पी सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया 400। तो इसको x मान लो, तो ये 0.4, तो b कितना हो गया? ये ज्यादा है, 6x होगा इंटू 0.6। तो तुम्हें x का वैल्यू कैलकुलेट करो, और पी ए होगा पी नॉट ए एक्स से, मतलब ये x इंटू 0.4, इसका वैल्यू क्या होगा देख लो। 3.6x प्लस 0.4 मतलब 4x, x का वैल्यू 100, तो 140 आएगा। x कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 आ गया ना, 100 इंटू 0.4 इज 40। थर्ड का आंसर यही होगा, 40 होगा। क्लियर हुआ कैसे? पी नॉट एक्स से कर दो, पी नॉट ए को एक्स मान लो, तो पी नॉट बी 6 टाइम ज्यादा है, 6x हो जाएगा। और एक्स से एक्स भी नोन है, पी सॉल्यूशन नोन है, तो एक्स का वैल्यू आ गया। तो पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट ए एक्स माना ही है, और एक्स ए का वैल्यू 0.4 है, तो 40 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 3, उसके बाद एक और बोला है तुम लोगों ने, एक्सरसाइज 3 1 3 6। ये थर्ड क्लियर है ना अभी? x100 नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया क्या? मुझे देखने से लगा ऐसा, हो सकता है।
कैलकुलेशन बस यही होगा, अब जो आंसर होगा होगा। चेतन बोला सही है, तो सही ही होगा। ये 0.4x और ये 3.6। 4x। हाँ 100 ही है। हाँ कैलकुलेशन कुछ किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल प्योर लिक्विड सॉल्यूशन 100 एंड 900 है। हाइड्रोजन ए और बी, 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी एट व्हाट विल व्हेन 1 मोल ऑफ ए। ये मैंने क्लास में करा दिया था, ये मेरे नोट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट्स में दिया है, वही जिसका आंसर दो चार लोगों का ही आया था। 300 था लास्ट वाला, वो एक ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर डी। नहीं क्लास में नहीं कराया था, बट सॉल्यूशन मेरे नोट्स में दिया हुआ है। ये क्लास में कराया था, याद नहीं आ रहा है। बताओ तुम लोगों ने। ये तुम्हें अवस्थी में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, या फिर मेरे नोट्स में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो एक इंपॉर्टेंट सम है, तो इसे देख लेना, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके। फोरे देखो, फोरे का 321.25। 4A। फोर ए का 3। अच्छा ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, तो तुरंत हो जाएगा। A binary solution is prepared by mixing normal heptane and ethanol। एक इथेनॉल है, उसका भी बॉन्डिंग बेकार करेगा ये, है ना। तो इथेनॉल में एक तो पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स था, बीच बीच में हेप्टेन आ गए, तो क्या था, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला केस है ना। मतलब इथेनॉल इथेनॉल जल्दी इवेपोरेट नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब क्या हो गया, मिक्स कर दिया, तो इथेनॉल फिर हेप्टेन फिर इथेनॉल फिर हेप्टेन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक पड़ गया था, वो आराम से वेपोराइज होगा। तो उसका सब पॉजिटिव डेविएशन में आ गया था। पी सॉल्यूशन ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए, पीवी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स पी, ऐसे होता जाएगा ना सब ग्रेटर वाला साइन। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या होगा आंसर, सॉल्यूशन इन नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नहीं है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन होगा। नॉर्मल लेफ्ट हैंड शोज पॉजिटिव, दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, कोई एक डेविएशन भी नहीं होगा। नॉर्मल लेफ्ट हैंड को पॉजिटिव और इथेनॉल को नेगेटिव बोला है उसने, दोनों मिलाकर ओवरऑल पॉजिटिव डेविएशन है। थर्ड में आइडियल सॉल्यूशन तो चांस ही नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन नॉर्मल लेफ्ट हैंड नॉर्मल हेक्सेन रहता तो होता है, हेक्सेन हेप्टेन। तो वो लर्न करना था कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। और द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, हाँ तो डी आएगा, फोर्थ आएगा। क्लियर हो गया अभी। ओके 21 देखो। 21, द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा पिछले साल का ही है। H2 और H2 और शुगर, इसको क्या करना है, H2 शुगर, ये क्या है, शुगर डालिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। री स्टीम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इसको H2 एनिलीन, इसको किसमें यूज करोगे, सब्लिमेशन कैसे हो सकता है, H2 टोलुइन। अच्छा ये कैसे सेपरेट करेंगे, ये बोल रहा वो, दो का मिक्सचर है, तो कैसे सेपरेट करोगे। वाटर शुगर को सेपरेट करने का क्या वे है? वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, इवेपोरेट कर दोगे। स्टीम डिस्टिलेशन तो दो वेपर रहता है तब होता है ना। सब्लिमेशन तो सॉलिड गैस वाला कुछ रहे तो होगा, सॉलिड से गैस।
तो हाँ, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दो तो हो जाएगा, शुगर को मतलब सॉलिडिफाई करो, है ना। और H2O एनिलीन रहेगा तो ये दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड है ना अलग अलग। तो दोनों दो लिक्विड को कैसे बाहर करते हो, स्टीम डिस्टिलेशन से ना। तो बी का केवल बी ही मालूम रहे तो आंसर होता नहीं होता। और H2 और टोल्यूइन, H2 और टोल्यूइन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन वाला है। सब्लिमेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन तो सॉलिड रहता कुछ तब होता है, जैसा शुगर क्रिस्टलाइज हो सकता था। स्टीम डिस्टिलेशन हो सकता है, H2 और एनिलीन, और ये H2 और टोल्यूइन है। नहीं तो यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट अलग था तो स्टीम डिस्टिलेशन हुआ था, और ये H2 और टोल्यूइन है ना। अच्छा, तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ये शायद तुम लोग को नहीं पता होगा। ये असल में क्वेश्चन यहाँ से ना रिलेट होके ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां से रिलेटेड है कि कैसे सेपरेट करते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो पढ़ते हो तो वहां पे सारे मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं किसको कैसे सेपरेट करना है, तो उस पॉइंट से रिलेटेड है। बट इतना तो क्लियर था H2O शुगर से, केवल दो आंसर भी मालूम है तो चलो मालूम चल जाएगा। शुगर को क्रिस्टलाइज करके सॉलिड बना दो, बस अलग हो गया तुम्हारा, ये होता है ना। और H2 एनिलीन तुम्हारा दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्लोज वाला है, तो स्टीम डिस्टिलेशन का दो अलग अलग चले जाएंगे। अब H2 और टोल्यूइन को लेना है तो अलग अलग वे से हम लोग को एक्सट्रैक्ट करके लेना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड से, तभी हो सकता था। ये क्लियर हुआ 21। हाँ, आर्ट्स डाउट। अच्छा, अभी तुम लोग ने और डाउट भेजे हैं क्या, रुको लिखता हूँ मैं। एक्सरसाइज 4A में ही 21 तो बताना ही है, 23 भी आ गया, ओके 23 भी है, और 24 भी आ गया, 23 24, ओके। एक्सरसाइज 4A का 9 भी है, 9 23 24, और इधर 4A का 21 23 24 तुमने भेजा, तो 21 हो गया, 23 24 करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 29 23 24 25 इतना बचा, 9 21 23 24 25। उसको देखते हैं। अभी कौन सा कर रहे थे हम लोग, 21 कर रहे थे। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन आ गए हम लोग के। तो थोड़ा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो होता है एक्सट्रैक्शन वगैरह सब पढ़ते हो, बट सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ कुछ था इसलिए दिया यहाँ पे। एडीबी सेम रहेंगे इसलिए नहीं, वो पहले पूछा तुमने, 25 भी बोला तुमने, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो तुम। दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल, मेरा अडोब बार बार बंद क्यों हो रहा है। 4A में क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम लोग, नाइन्थ नाइन्थ में देखो, 12 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में RLVP 0.1 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा। ये है ना, RLVP 0.1 विल बी इक्वल टू व्हाट।
RL रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू व्हाट? एक्स सॉल्यूट ना, एक्स सॉल्यूट कितना होगा? 12 बाई इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई टोटल 12 बाई मोलर मास प्लस 108 बाई 18। नाइन्थ का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नाइन्थ का लिखो, आर एल वीपी इक्वल टू व्हाट? एक्स सॉल्यूट। अब आर एल वीपी को लिख दो तुम कितना? 0.1। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.1 है। 0.1 इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 12 बाई मोलर मास एम डिवाइडेड बाई टोटल 12 बाई एम प्लस 108 बाई 18। क्लियर हो गया नाइन्थ? नाइन्थ क्लियर है? नहीं तो डेटा मुझे फिर सब डेटा तो याद नहीं रहेगा, देखते हैं। नाइन्थ में आर एल वीपी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट होता है। एक्स सॉल्यूट क्या होता है? एन सॉल्यूट बाई एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, यही है ना? तो सबका डेटा दिया है, बस वैल्यू पुट कर देना। आर एल वीपी बताया उसने 0.1 है। अब एन सॉल्यूट चाहिए मुझे, मास बाई मोलर मास, मास कुछ तो था वो सब देखना। नाइन्थ में 0.1 आर एल वीपी है, 12 ग्राम और 108 ग्राम। 12 ग्राम सॉल्यूट है, 12 बाई ये 12 बाई एम प्लस 108/18, यही है ना? ये 0.1 है, मतलब इसको 1/10 लिख सकते हैं। इसको इधर माइनस कर दो, इसको भी इधर माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 12 बाई एम डिवाइडेड बाई 108/18, ये कितना होगा? 6 ना। 108/18 इक्वल टू 1/9। ये हो जाएगा 12 बाई एम, 1/6 है, इक्वल टू 1/9, तो ही एम आएगा। 12 इंटू 9/6 18 आ जाएगा फिर तो। 18 नहीं आंसर। अच्छा, आंसर 20 दिया था, हम लोग भी कहीं रॉन्ग हो सकते हैं, एक बार चेक कर लें दो। 100 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम नॉन वोलेटाइल, 100 ग्राम वाटर है। वो वाटर ही 100 है, तो ठीक है, 100/18 मतलब 6 हो गया। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड। अच्छा, ये 0.1 था और ये 1/9 था, 12 ग्राम था, 108 ग्राम। ठीक है, इसका क्लोज वाला आंसर कर देंगे। एक ही आंसर है ना, 20। 12 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, किसने लिखा इंपॉर्टेंट? dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट है, and the produces the RLVP of 0.1, वो भी ठीक है, तो 1/9 आ गया। कैलकुलेशन एक बार बस चेक करेंगे। हाँ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। 1/10, 1/9, 12 18, 6। 20 आ रहा है क्या? कैसा आएगा 20? हाँ कौशल, इस पे लिख के बता सकते हो क्या कैसा आएगा? हाँ, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया। 108/।
हाँ ठीक है, आसपास का लेता है, वो म्यूट ही रह गया था। हाँ चलेगा, नेक्स्ट बताओ। अप्रोक्सीमेटली आंसर ले लो। नाइन्थ के बाद कौन सा आ रहा है? व्हाइट बोर्ड। कौन सा हो गया? 321 25। 321 25 4A 4B। कौन सा था भाई? 4A 9 कर दिया, फिर से 23 24 25 पे करना था ना? हाँ 23 देखो। ट्वेंटी फोर का कितना हो जाएगा? फिर से डॉब एक तो बैटरी बंद हो जा रही, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ अपन बोलो, कैसा है अपन बोलो। अच्छा तुम सर वो 25 नहीं 26 था जो मैं बोल रहा था। किसी और ने भी 25 पूछ दिया है, देखता हूँ। तो 26 करेंगे। अरे ये एडोब भी पता नहीं इस न्यू फोन में क्या हो रहा है, बार बार बंद हो जाता है। अच्छा किसी और में ओपन करता हूँ। 4A में कहाँ तक किया? 9 किया ना? अब 29 के बाद 23 24 करना है। 23 24। 23 कौन सा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 400 and 600 है। On mixing the two liquid, the sum of the initial volumes is equal to the volume of the final. So the mole fraction of B is 0.5. The vapor pressure of the final. The mole fraction of the component A and B. P naught A, P naught B दिया हुआ। The sum of the initial volume is equal to final volume, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा V 0 आ रहा है ना? तो पहले सेंटेंस में P naught है, P naught B 23 हम लोग कर रहे हैं ना? फिर ये मालूम चल गया कि आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स सेम। V1 प्लस V2 ऐड करके आ रहा है V फाइनल। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड भी इन द मिक्सचर 0.8 है, मतलब XP 0.5 हो गया तो XA भी 0.5 हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर तो मालूम चल जाएगा, P नॉट एक्स प्लस P नॉट बी एक्स, मतलब 400 इंटू 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5, ये 500 आ जाएगा। तो इससे तो मालूम चल गया कि 500 होगा, तो 500 से आंसर या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, यही जाएगा ना? या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ जाएगा, इसी दोनों में से कोई हो सकता था। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज। तो फर्स्ट में तो दोनों इक्वल कर दिया, 0.5 0.5, तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बी ज्यादा वोलेटाइल है, तो वो 23 से बाहर जाएगा तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा, तो फोर्थ जाएगा फिर 23 का। हाँ ठीक है, डायरेक्टली इसको तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके फॉर ये 23 क्लियर है सबको? हाँ 23 क्लियर है ना? हाँ आंसर फोर ही होगा ना? क्यों, कुछ और आंसर दिया हुआ है? ओके नेक्स्ट 23 के बाद कौन सा है? 24 26, ये दो बोल रहे हो ना? 24, इसमें कोई डाउट तो नहीं बोला तुम लोगों ने? देखो
आंसर फोर ही है से दिया हुआ। हाँ तो फोर ही होगा ना, ठीक तो है। फोर ए का 26 है ना, अब यही दो बचा ना, फोर ए का 26। फोर बी में भी है क्या डाउट? अब फोर बी में क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा ये तुम्हारे ही दोनों डाउट बचे हुए हैं अपन, ठीक है 26 देखो। A graph of the vapor pressure of the temperature of the three different liquid x, y और z दिया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ना था, लॉगरिथमिक ग्राफ ये बताया था ना, लॉगरिथमिक वाला। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ते जा रहा है, तो लोअर टेम्परेचर पे एक्स का वेपर प्रेशर ज्यादा है, यही है ना। एक्स का वेपर प्रेशर ग्रेटर है देन वाई देन जेड, मतलब कम टेम्परेचर पे ही, मतलब एक्स मोर वोलेटाइल है देन वाई देन जेड। तब इस पे बेसिस पे सोचो क्या है, एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, नहीं है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे कम एक्स का होगा, तभी सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कंपेयर टू वाई, तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही करेक्ट तो है नहीं, ए और सी भी हो सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो चुका है, तब तो एक ही आएगा बी। सी में क्या है, जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द वाई, नहीं वाई में लोअर होगा, मोर वोलेटाइल एक्स देन वाई देन जेड, एक्स में इंट्रैक्शन कम होगा देन वाई देन जेड। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर बी होगा। हाँ 26 क्लियर है अभी? समझ में आ गया? हाँ ठीक है। और फोर बी का 2 है। अच्छा वो सोच लिया था, बस कंफर्मेशन चाहिए था तुम्हें, ठीक है। फोर बी का 2 चाहिए, सब्जेक्टिव है पूरा, ओके ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज इन द कोल्ड क्लाइमेट, मास ऑफ द इथिलीन, ये आते रहता है क्वेश्चन। शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रीजिंग एट -6। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, इतना सॉल्यूट डाल दो कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होकर 6 डिग्री पे पहुंच जाए। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ 6 दिया हुआ है, के एफ 1.86 है, इंटू मोलालिटी चाहिए। तो मोलालिटी क्या होगा, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है, फोर, फोर इन किलोग्राम, फोर डायरेक्ट कर दोगे, इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, डेल्टा टी एफ 6 विल बी के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू मोलर मास एम बाई इसका कितना दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल, वो कितना है 62 बाई मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम 4, ऐसा आएगा। तो इसको लिख देता हूँ तुम्हें इक्वेशन, मैंने कॉपी पेन पे लिखा तो यहाँ लिख सकता हूँ। 4b का 3 है ना, 4b का 3, ये क्या हो जाएगा, फोर बी का 3 क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, 6 डिग्री पे जाना चाहिए, के एफ 1.86 है, कितना मास ऑफ द वो लोगे, तो मान लो तुम्हें एक्स ग्राम लेना पड़ा, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास दिया हुआ था 62 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 4, तो डायरेक्ट एक्स का मास आ जाएगा ना, यहाँ से ग्राम में आएगा जो आएगा। क्लियर हो गया अभी? आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। और कोई है क्वेश्चन? नो डन।